जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए क्लासेस ले रहे थे और इसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री को चुना था। ठीक है, और हिस्ट्री में साथियों मैं पहुंच चुका हूं गुप्त वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश के बारे में आज हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते उसके पहले बता दूँ कि मेरे साथियों देखिए क्लासेस तो यूट्यूब पे चलेंगे, मगर जिनको पीडीएफ बैच चाहिए दोस्तों तो हमारे ये पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ नोट्स, इन टॉपिक्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे इसमें, जैसे इतिहास होगा, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्टैटिक जीके, हिंदी और करंट अफेयर, इन सबके पीडीएफ आपको हमारे इस बैच में मिल जाएंगे। इस बैच की कीमत दोस्तों 199 रुपये रखा है, मगर दोस्तों अभी तक ऑफर प्राइस चल रहा है 125 रुपये में आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे मिल जाएगा, देखिए यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बता दूं आपको, इसमें हमने इतिहास का पूरा डाल दिया है, स्टैटिक जीके हो चुका है और करंट अफेयर हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों आंदोलन वगैरह में डालना शुरू किया हूं, तो बहुत जल्द दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको अपडेट करके इसमें अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ज्ञान आरबीएल ऐप तो मेरे साथ इस तरीके से खुल जाएगा ऐप लॉगिन करके। अब उसके बाद आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों ये आपको दिख जाएगा सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ बैच 199 रुपये, मगर अभी ऑफर प्राइस दोस्तों, ये ऑफर प्राइस बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसलिए जिसको लेना ले ले, फिर उसके बाद प्राइस कम नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें मिलेंगी, जा करके और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बैच आप ले सकते हैं, इसमें सभी प्रकार की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी पेट से संबंधित। और दोस्तों ये देखिए हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपको बता दें कि हमने पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है, जिसमें आपको एक क्रम में वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी। तो जा करके इस को आप देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, अच्छे अंक से पास होना चाहते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से सारे वीडियो लगा रखे हैं। ठीक है, तो मेरे साथी जो हम क्लासेस देख रहे थे, आपको बता दें इतिहास हम पढ़ रहे थे। इतिहास में हमने पहले वीडियो हमने इतिहास के बारे में देखा था, दूसरे में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरे में वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा था, और चौथे में दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में, पांचवें में हमने देखा था जैन धर्म के बारे में, छठे मौर्य वंश के बारे में, और आज सातवां वीडियो है। सातवें वीडियो हम देखने वाले हैं गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय आदि के बारे में देखने वाले। तो आज ये सातवां पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। समय कितना होगा, इसका काल कितना होगा, तो 240 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक। ठीक है, 240 से लेकर के 540 ईस्वी तक चलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से चलिए देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, गुप्त काल को दोस्तों भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके। चलिए तो दोस्तों आपको बता दें कि कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर, क्या कुषाण साम्राज्य जब पतन होता दोस्तों, उसके खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। वो वंश कौन था, गुप्त साम्राज्य कहलाया। ठीक है, गुप्त वंश कहलाया। आपको बता दें इसे भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग का स्वर्ण युग कहते हैं। याद रखें, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग किसको कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है किसको, गुप्त काल को बोलते हैं। और इनकी भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। देखिए पाटलिपुत्र बहुत ही ज्यादा वंशों की राजधानी रही है, तो पाटलिपुत्र के बारे में याद रखें। चलिए अब देखते हैं, शुरुआत देखते हैं दोस्तों। तो आपको बताते हैं कि श्रीगुप्त पहले राजा हुए। श्रीगुप्त दोस्तों 240 से 280 तक इनका कार्यकाल था, और श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक मानते हैं। याद रखें, क्या गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा, आप क्या बताएंगे, श्रीगुप्त जी को बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा भी जा चुका है। अब देखिए श्रीगुप्त जो थे, याद रखेंगे, श्रीगुप्त दोस्तों आदिराज व महाराज की उपाधि भी धारण कर चुके थे दोस्तों। इनके द्वारा उपाधि धारण की गई थी, कौन से, आदिराज। ठीक है, आदिराज और दोस्तों महाराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं जो चीजें हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इत्सिंग के अनुसार, इत्सिंग दोस्तों कौन से, चीनी यात्री थे, उनके अनुसार बता दें कि श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के लिए 24 गांव भी दान में दिए थे। किसके अनुसार बताया गया है, इत्सिंग के अनुसार बताया गया है कि भैया इनके द्वारा मगध में एक भव्य मंदिर बनवाया गया, जिसके लिए इन्होंने 24 गांव दान में दिए थे। और
नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में, क्या जो प्रभावती गुप्ता थी इनके द्वारा जो ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया गया था उसमें दोस्तों श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में मिलता है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनके बाद कौन गद्दी बैठेगा? घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त दोस्तों 280 से 319 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए ये श्रीगुप्त के पुत्र थे, बिल्कुल इनको भी उपाधि महाराज की मिली थी, ठीक है। महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए और दोस्तों इनके बारे में बताता हूं कि नोट कर लिखे जाएगा कि प्रभावती गुप्ता ने पूना एवं रिद्धपुर ताम्र अभिलेखों में, पुणे में और रिद्धपुर ताम्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया था। मतलब इनके द्वारा, प्रभावती गुप्ता के द्वारा इनको पहला शासक बताया गया। हालांकि दोस्तों प्रथम शासक आपसे पूछेगा तो आप श्रीगुप्त को ही बताएंगे जब पूछे इनके अनुसार, वैसे ये क्वेश्चन करेगा भी नहीं, ठीक है। मगर आपको याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, प्रथम शासक कौन है, तो श्रीगुप्त बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, क्या चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों 319 से 335 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। ये चीज याद रखेंगे, क्या दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों ये क्या है, इनका कार्यकाल 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक रहता है और इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। देखिए वास्तविक संस्थापक जानते क्या होता है? वास्तव रूप से जिन्होंने दोस्तों साम्राज्य को दूर तक फेम किया हो, दूर तक फैलाया हो। देखिए एक होते हैं, चलो ठीक है समझिएगा, मान लिया किसी ने गुप्त वंश की, देखिए श्रीगुप्त थे, उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, कि चलिए ठीक, हाँ एक नया वंश हमने बना दिया। अब मगर इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसको बढ़ाएगा कौन, है ना, जीतेगा अन्य राजाओं से युद्ध जीतेगा कौन दोस्तों? जिसने विस्तार किया हो उस चीज को, तो वो वास्तविक राजा कहलाता है, वास्तविक संस्थापक उस वंश का कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझना। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और इसने उपाधि कौन सी धारण की? महाराजाधिराज की, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये पहला शासक था गुप्त वंश जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने केवल और केवल महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी, मगर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे यह प्रथम महान शासक था क्योंकि 319 ईस्वी में गद्दी बैठा, इसलिए 319 ईस्वी को हम गुप्त संवत के रूप में जानते हैं। गुप्त संवत चलवाया था 319 में बैठा था, तो इसी की स्मृति में इसने गुप्त संवत चला दिया, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। और प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, दोस्तों आपसे पूछेगा पहले गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने रजत या फिर चांदी के सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन किया था, चांदी के सिक्के चलाए थे, तो आप बताएं क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी शादी जो हुई थी, इनका विवाह जो हुआ था वो किससे हुआ था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था, ये भी याद रखें। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी। हाँ, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और ये वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने गुप्त संवत चलाया। 319 ईस्वी को गुप्त संवत नाम दिया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त संवत। ये देखिए यूपीएसआई में भी पूछा गया। चलिए अब इसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शासक है और बहुत ही शक्तिशाली शासक। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त। दोस्तों आपको बता दें कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, याद रखेंगे। आपको बताऊं दोस्तों 335 से 380 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था और विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया था। दोस्तों यार देखिए कहा गया कि हारे ही नहीं थे, ठीक है। आप समझिए उत्तर भारत के दोस्तों, उत्तर देखिए अपना भारत दोस्तों, आप देखते हैं कि नीचे वाला जो आपका होता क्षेत्र उसको हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत को हम दक्षिण भारत के नाम जानते हैं और ऊपर वाला दोस्तों उत्तर वाला। उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था, इसलिए विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते? समुद्रगुप्त को बोलते, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनके जो दरबारी थे, आपको पता हर्षवर्धन इनके दरबारी थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अभी दिखाते हैं आपको कि इसे परम क्रमांक कविराज, व्याघ्र परम क्रमांक, है ना, पराक्रमांक भी कहते थे दोस्तों। और समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था, एक अच्छा वीणा वादक। दोस्तों ये वीणा भी बजाता था ना, वीणा वादक थे, बहुत ही शानदार, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इसने दोस्तों
6 प्रकार की मुद्राएं चलवाई थी। किस 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 तरीके से? तो पहला वीणा वादन, फिर गरुड़ उसमें था, अश्वमेघ है ना, और धनुर्धारी, परशु और व्याघ्रहरण जारी किया था। ठीक है, 6 प्रकार की मुद्राएं। चलिए, अब इसका दरबारी हरसेन था दोस्तों। यार कहेंगे हरसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था दोस्तों। इसी के दरबारी थे हरसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था। आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में हरसेन द्वारा लिखी गई। देखिए क्वेश्चन आपके पेट में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल पेट में पूछे गए, जीडी में पूछे गए। ठीक है, और इसके पास एक संगठित नौसेना थी। नौसेना मतलब पानी वाली सेना थी दोस्तों। ठीक है, जल वाली सेना थी। और याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। किसको? वसुबंध को इन्होंने संरक्षण भी दिया था अपने यहां, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, वहीं दोस्तों चीनी स्रोत के अनुसार एक कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए दोस्तों एक राजदूत भेजा था समुद्रगुप्त के पास। ठीक है, चलिए, और उससे एरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में भानुगुप्त ने जारी किया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक, ये अलग सा है, थोड़ा सा इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, बीच में डाल दिया गया है। ठीक है, तो एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कितना? 380 से 412 तक। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। इसने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कई बार पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और बहुत ही शानदार दोस्तों ये राजा था। ठीक है, इसकी 2 राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैन को भी इसने राजधानी बनाई। इसकी बिटिया थी प्रभावती गुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, इसकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था दोस्तों। ये देखिए आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एसएससी सीजल में, पुलिस में भी पूछा गया इनकी पत्नी बिटिया का नाम। ठीक है, बेटी का नाम, पुत्री का नाम। चलिए, इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया और शकारी की उपाधि धारण कर ली। देखिए इन्होंने शक शासक, क्या नाम था उनका? रुद्र सिंह तृतीय था, उनको हरा के शकारी की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, समझिएगा, किसकी उपाधि? शकार की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया, इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित कराया। ठीक, जब शक से जीते थे तो अपना शकारी की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलवाए जिन पर गरुड़ अंकित करवाया। और दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ का निर्माण कराया। दोस्तों आप कभी कुतुब मीनार गए होंगे घूमने दिल्ली में, तो वहां पे आपको एक लौह स्तंभ मिलेगा। ठीक है, वो कहता है इन्हीं द्वारा लगवाया गया था, उसका निर्माण करवाया गया। अगला है उदयगिरि गुहा अभिलेख। उदयगिरि गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। और इसने राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। ठीक है, इसकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और आपको याद रखना कि इसके समय प्रथम चीनी यात्री फाहयान भारत आए, जो कि 399 से 414 तक भारत में रहा था। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसके शासनकाल में फाहयान आया था, तो फाहयान दोस्तों समुद्रगुप्त के काल में मतलब आया था भारत, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना, जिसको विक्रमादित्य के नाम जानते हैं ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और याद रखेंगे कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था, चीन से आया था। ठीक है, समझ गए। चलिए, और दोस्तों फाहयान की जो रचना थी एक, उसको याद रखें, फाहयान की रचना थी फाक्यों की। क्या? फाक्यों की दोस्तों इसकी एक रचना थी। और याद रखना इसके दरबार में नौरत्न रहते थे। जैसे आपको पता है एक और थे राजा जिनके यहाँ नौरत्न रहते थे, कौन? अकबर। ठीक है, अकबर की तरह इसके यहाँ भी नौरत्न रहते थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपसे पूछूंगा, अगर आपको पता है तो बताइएगा कि अष्टप्रधान किसके यहाँ थे? अष्टप्रधान दोस्तों किसके यहाँ थे? अष्टप्रधान। और अष्ट दिग्गज किसके यहाँ थे? अष्ट दिग्गज किसके यहाँ थे? ठीक है, ये चीज अगर आपको पता है तो आप बताइएगा हमको। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब इनके यहाँ नवरत्न थे, तो नवरत्न में कौन कौन थे इनके बारे में देखते हैं। पहला कालिदास, बहुत ही विद्वान कवि दोस्तों कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहते थे, याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया। इनकी महाकाव्य रघुवंशम, कुमार शंभु दोस्तों पूछा गया। खंड का मेघदूत, ऋतुसंहार, और नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्न मित्रम। वहीं धन्वंतरी दोस्तों ये चिकित्सक थे, एक बहुत अच्छे, इनकी पुस्तक थी आयुर्वेद। क्या थी? आयुर्वेद। ठीक है, चलिए यूपीएसआई में पूछा गया। अगले हैं बराह मिहिर, तीसरे हो गए बराह मिहिर, इनकी बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और व्रतजातक दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। तीसरे हैं अमर सिंह।
अमर सिंह दोस्तों याद रखिएगा, अमर सिंह, ये शब्दकोश किसने रचना की? अमरकोश के नाम से शब्दावली की, ठीक है। फिर छपड़क थे, ज्योतिष थे दोस्तों, इनके द्वारा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया। और छठे थे घट करपर, ठीक है, याद रखिएगा घट करपर दोस्तों, इनके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये क्या थे? ज्योतिष थे, ठीक है, सॉरी मुख्य सलाहकार थे। और दोस्तों सातवें हो जाते हैं वास्तुकार शिल्पकार, है ना, शंकु होते हैं जो कि वास्तुकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, शिल्प शास्त्र इनके द्वारा लिखा गई। और आठवें हैं बेताल भट्ट जो कि दोस्तों जादूगर, है ना, सिंहासन बत्तीसी और मंग शास्त्र दोस्तों, मंत्र शास्त्र इन्होंने रचनाएं लिखी। और वररुचि थे दोस्तों संस्कृत व्याकरण लिखा इन्होंने संस्कृत में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहीं पर दोस्तों आपको एक चीज और रखना कि यह आर्यभट्ट के समकालीन था, यह आर्यभट्ट के समकालीन था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय आर्यभट्ट के समकालीन था। और आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत, जिसमें शून्य, पाई, रूट आदि के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। आई होप दोस्तों इनको आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगले हैं दोस्तों महेंद्रादित्य, ठीक है। इनको हम कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इनकी मुद्राओं पर कुमारगुप्त का अगर शासनकाल देखें 415 से 455 ईस्वी तक, ठीक है। क्या है? इनकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि उपाधियां अंकित थी। इनके स्वर्ण सिक्कों पर इन्हें गुप्त कुलामल चंद्र, क्या? गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम शशि के भी कहा गया है। इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों, याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में की गई थी, ठीक है। कहां पर की गई दोस्तों? तो याद रखेंगे कहां पर की गई मेरे दोस्तों, तो आपके बिहार में, ठीक है। चलिए आगे है, कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार के मुद्राएं भी चलाई दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ के बारे में पहले बताया है, ठीक है, इनके द्वारा सबसे पहले कराया गया था अश्वमेध यज्ञ, ठीक, और उसी प्रकार की मुद्राएं भी चलाई। कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए कुल 18, ठीक है। इनके समय के ही सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए कुल 18, ठीक है, किसके? कुमारगुप्त प्रथम के समय के। और बता दें इनके समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भंडार यानी भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। कितनी? 623 मुद्राएं। और आपको बता दूं कि इनके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों, ठीक है, पुष्यमित्र ये जाति नामक जातियों ने आक्रमण किया, जिन्हें पराजित करने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा, ठीक है। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में भी मिलता है कि इन्होंने अंतिम समय अपने पुत्र स्कंदगुप्त को पुष्यमित्र नामक जातियों से लड़ने के लिए भेजा था, ठीक है। वो इनको पराजित भी कर देता है, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों आएंगे स्कंदगुप्त, क्या आएंगे? स्कंदगुप्त दोस्तों 455 से लेकर के 667 ईस्वी तक चलेगा। तो स्कंदगुप्त की खास बात क्या थी? इन्हीं के समय हुड़ों का आक्रमण होता है, ठीक है। हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है, याद रख लेना है। और इसने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए गिरनार के प्रशासक चक्र पालित को नियुक्त किया था दोस्तों। ये चीज आप याद रखेंगे, यहां से थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। और आपको बता दें कि कहोम अभिलेख से ज्ञान होता है कि इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी ना, शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क बनाए रखा तथा 466 ईस्वी में एक राजपूत को चीन के शांग सम्राट के दरबार में भी भेजता है। और भीतरी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त से ही संबंधित है। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन आते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके बाद है ना, इसके बाद देखिए स्कंदगुप्त के बाद कौन गद्दी बैठेगा? पुरगुप्त, ठीक है। पुरगुप्त दोस्तों 467 से 476 के बीच बैठते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय आएंगे, फिर बुद्धगुप्त आएंगे, फिर नरसिंहगुप्त जिनको बालादित्य बोलते हैं, फिर भानुगुप्त, ठीक है, और वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय, फिर विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त अंतिम हो जाते हैं। तो भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों, ये आपको भानुगुप्त ये वाले, ठीक है। तो इतना जितना समझदार था, मतलब जितना बताना चाहिए था उतना मैंने करा दिया है गुप्त वंश से, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब गुप्तकालीन मंदिर की बात कर लें तो देखिए एरण्य का विष्णु मंदिर, ठीक है, एरण्य सागर जिला में है। बुमरा का शिव मंदिर
है ना, बुमरा सतना में है। और सांची का मंदिर दोस्तों ये भी गुप्तकालीन है, आपसे पूछा जाएगा। सांची मध्य प्रदेश में। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर जबलपुर में है। और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर दोस्तों कानपुर में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत बार पूछा दोस्तों, ललितपुर में, ये यूपी के दोस्तों बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना में है। नागौद का शिव मंदिर सतना में है। और नचवा कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है। और मुकुंद दर्रा मंदिर दोस्तों कोटा राजस्थान में है। वहीं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में। और खोह का मंदिर सतना में, ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। वहीं दोस्तों कुछ हम रचनाकार भी देख लें इन्हीं समय के, ठीक है, किसके, गुप्त वंश के रचनाकार, ठीक है। तो रचनाकारों की अगर मैं बात करूं दोस्तों गुप्त वंश के, तो विष्णुगुप्त, ठीक है, सॉरी विष्णु शर्मा दोस्तों, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था, यूपी ट्रिपल पेपर पूछा गया। शूद्रक मत्स्यकटिकम द्वारा, ठीक है, शूद्रक द्वारा मत्स्यकटिकम लिखा गया। और वात्स्ययन द्वारा कामसूत्र रचना लिखी गई, देखिए पूछे भी गए हैं। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लीलावती लिखा। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन लिखा। सिद्धसेन ने न्यायावतार लिखा। और चरक ने चरक संहिता लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट। चरक संहिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान भी कहते हैं, याद रखेंगे, पूछा गया पुलिस में, ठीक है। आर्यभट्ट दोस्तों इन्हीं समकालीन थे, ये खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इनका ग्रंथ था आर्यभट्टियम दोस्तों। और बीजगणित के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, क्या महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा विशाख दत्त थे, इनकी मुद्रा रक्षा रचना है। और देवी चंद्रगुप्तम दोस्तों, विशाख दत्त की मुद्रा रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट। और बराह मिहिर थे दोस्तों, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास है योद्धा द डायनास्टी ऑफ समुद्रगुप्त, रजत पिल्लाई द्वारा लिखी गई, यूपी होमगार्ड में पूछा गया है, ठीक है। वहीं गुप्तकालीन अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसे 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, यूपीएससी में पूछा गया। वहीं जातक कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं, ठीक है। जातक कथाएं जो हैं वो अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ठीक है। और गुप्त काल में हमने बताया था एरण अभिलेख में सती प्रथा का अंत कई बार बता चुका है। और गुप्त, देखिए गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था, इसीलिए ज्यादातर सिक्कों में दोस्तों गरुण के भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ संवत देख लेते हैं, जैसे विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, ठीक है। और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी। और कलचुरी संवत दोस्तों 248 ईस्वी। और हिजरी संवत 622 ईस्वी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना। देखिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते थे, क्यों, अब देखिए एक चीज आप समझिएगा कि भैया गुप्त काल को आप भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा क्यों, क्योंकि देखिए इन्हीं के समय दोस्तों साहित्य के सबसे अच्छे अच्छे धुरंधर थे, ठीक है। जिसमें से आपको कालिदास के बारे में पता होगा, बहुत ही शानदार ना साहित्य में, है ना। और इनके द्वारा दोस्तों आपको पता इन्हीं के काल में सती प्रथा सबसे पहले उल्लेख मिलता है ना, मैंने बताया था कि एरण अभिलेख से, है ना। उसके अलावा दोस्तों शासन इनका बहुत अच्छा था, ठीक है। और गणित में इनके समय बहुत तगड़ा विकास होता, शून्य का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और समझिए चिकित्सक क्षेत्र में धन्वंतरी जैसे दोस्तों महान चिकित्सक थे, है ना। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में दोस्तों आर्यभट्ट हो गए, है ना, जिन्होंने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, इन सब चीज़ों को अच्छे पे घूमती, मतलब इन सब चीज़ों को बताया था, ठीक है। और भवन निर्माता में दोस्तों आपको पता मंदिर और स्तूप बहुत तगड़ा निर्माण किया गया दोस्तों, इसलिए आपको पता होगा कि ये इसको हम भारत के क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें कराई गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। तो ये इनके समय के कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपसे फिर से कहता हूं दोस्तों, अगर आपको चाहिए ये बैच तो आप जाकर ले सकते हैं, लेट मत करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको 125 रुपये मिल जाएगा, नहीं दोस्तों इसके प्राइस इंक्रीज कर दिए जाएंगे, लिंक नीचे दिया हुआ। कैसे जाएंगे साथियों, जैसे ही ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों थोड़ा नीचे आइएगा तो ई बुक्स वाला कॉलम मिलेगा, ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे, उसके बाद ऐसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसे आप परचेस कर सकते हैं। और पहली बार जुड़े दोस्तों तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस पेट 2026 के नाम से, इसको आप पढ़िएगा, बहुत ही शानदार एक क्रम में मैं लगा दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।